हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपीपीसीएस 2023 के प्री एग्जाम का फर्स्ट पेपर। और यहाँ पे हमारे पास है सीरीज शीट। दोस्तों, हमने पेपर पूरी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया है। आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं और चाहे तो अन्य स्रोतों से मिला सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 30। 30 कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है प्रिंस हैरी ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रिंस हैरी। तीसरा क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सतत विकास। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए जिससे कि वो भविष्य की पीढ़ी के लिए बचे रहें, तो इसको कहते हैं सतत विकास। चौथा क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण पे आधारित है ये। अभिकथन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही चीजें सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और एक बहुत भिक्षु के मध्य संवाद रूप है। वह भिक्षु थे। ये किस भिक्षु के बीच में संवाद है? तो दोस्तों, मिलिंद पन्नो एक पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है जो कि राजा मिनांडर, यूनान के राजा थे। राजा मिनांडर, जिनको मिलिंद कहते हैं हिंदी में। तो और एक बहुत बहुत भिक्षु के बीच में संवाद हुआ था। तो ये संवाद है नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में। नागसेन एक बहुत भिक्षु थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है, कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। और यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो फ्रेंड्स, हम अगर नीचे से शुरुआत करें, तो यदि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ एक सीध में आ जाते हैं तो यहाँ पे बनती है दीर्घ ज्वर की स्थिति, ना कि लघु ज्वर की। तो ये गलत हो गया। बेंगोला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। नहीं, ये अटलांटिक महासागर की अ, ठंडी धारा है। और ऑप्शन बी जो है वो प्रतिदिन, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वर आता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वर आता है। लेकिन ये ठीक रोजाना ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद नहीं आता। ये रोजाना प्रतिदिन 25 से 26 मिनट डिले होके आता है इनकी सापेक्षिक गति के कारण। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा, महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। यहाँ पे इसको अगर डिस्कस करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी ये है और ये इसकी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो महासागरीय लवणता कम होती जाती है। लेकिन जो लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांशों पे, 30 और 40 के बीच में जो अक्षांश होते हैं वहां पे अधिकतम होती है। तो हम जानते हैं कि 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पे होती है कर्क रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ पे भी अधिकतम होती है। जो सैलिनिटी है सागर की, जो टमरता है वो अधिकतम होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों में से कौन से सही है कौन सा गलत है? तो अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। और यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये जो अल नीनो है, ये एक जलवायु से संबंधित कारक है। और अल नीनो में ये बात सही है कि अल नीनो में पूर्व प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है।
लेकिन यह तापमान पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देता है। तो उससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ नहीं जाती, घटती है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जो समुद्र के जो छोटे पौधे होते हैं, तो उनकी संख्या घटती है, ना कि बढ़ती है। तो ये कथन गलत है। पहला कथन सही है, केवल एक। और आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं मातंगनी हाजरा, कलकनाथा बरुआ और अरुणा आसफ अली। ये तीनों संबंधित हैं भारत छोड़ो आंदोलन से, लेकिन शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, माउंट न्यूमेन प्रसिद्ध है, ये ऑस्ट्रेलिया में है माउंट न्यूमेन, और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताइवान। ताइवान में ये प्रावधान किया गया है कि 1 जनवरी 2005 के जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैन्य सेवा मस्ट कर दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे उच्च न्यायालय की मौलिक अधिकारों को हनन को रोकने के लिए रेट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रत्याशा, उत्प्रेषण रेट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रेट का प्रयोग कर सकती है। तो ये सही बात है। और दूसरा, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्च न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये भी सही है, संसद को ये अधिकार है, संसद कानून बनाकर ये अधिकार अन्य को पास कर सकती है, अन्य न्यायालय। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो नाना साहब की बात करें, नाना साहब थे कानपुर में, और हजरत महल थे लखनऊ में, और कुंवर सिंह थे बिहार से, और खान बहादुर खान थे बरेली से। बरेली से थे ये खान बहादुर खान। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। और दूसरा है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12.8% नहीं है, बल्कि केवल 6.15 है, 6.15 वन आवरण से घिरा हुआ है। और कुल मिलाकर अगर वृक्षों का भी आवरण लगा लें, तो 9% के लगभग है आवरण। और दूसरा, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में कोई वन नहीं है। तो ये चीज गलत है, क्योंकि कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे कोई वन क्षेत्र नहीं है, बल्कि भदोही सबसे कम वन भूमि वाला क्षेत्र है, भदोही। भदोही। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये हमारा 6.15% है। तो इस तरह से दोनों, ना तो एक ना तो दो। अगला है, पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह जर्मनी के मूल निवासी थे, सही है। दूसरा, वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो ये बात भी सही है इनके बारे में कि 600 वर्षों में इन्होंने ही, ये पोप ऐसे हुए हैं, एकमात्र इन्होंने इस्तीफा दिया है। अदरवाइज किसी ने पिछले 600 वर्षों में इस्तीफा नहीं दिया इस पद से। तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, दोनों 1 और 2। और अगला है 15, गैर पारंपरिक ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? जो ऊष्मा जनित होते हैं, विद्युत जनित होते हैं, गैर नवीकरणीय होते हैं, या फिर नवीकरणीय होते हैं? तो दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो कि हम जो स्रोत
मतलब खत्म हो सकते हैं, जैसे कि जिनको माना जाता है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जिनके सीमित भंडार हैं। लेकिन जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, जो इनके ऑप्शन ढूंढे गए हैं, जो नवीकरणीय हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जैसे सौर ऊर्जा है और विंड एनर्जी है, ये नवीकरणीय होते हैं। तो ऑप्शन डी हो गया नवीकरणीय। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो ये काफी चर्चा में रहा था। काफी बड़ी दुर्घटना थी। तो ये था यति एयरलाइन का विमान, जिसमें 70 के लगभग लोगों की जान गई थी, और हमारे इंडिया के भी कई लोग थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह के दरबार में। और 18वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है हमें। तो यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं सूची फर्स्ट में, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 338। तो ये अनुच्छेद किन चीजों का प्रावधान करते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 324 करता है हमारा निर्वाचन आयोग का, और अनुच्छेद 315 करता है लोक सेवा आयोग का, और अनुच्छेद 280 करता है वित्त आयोग का, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आता है, हम्म, अनुसूचित जाति आयोग आता है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। अगला है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन से सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता हो। तो ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा, महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो दोस्तों यहाँ पे ये कथन गलत है, क्योंकि जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, यानी कि राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, केवल एक। नेक्स्ट में नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए और कारण आर उसका। तो देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो फ्रेंड्स ये बात तो सही है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, ये बात तो सही है। लेकिन जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, नहीं, पर्यावरण में तीव्र वृद्धि, सॉरी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। तो यहाँ पे केवल ए सही होगा और आर गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब अगला है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं को कौन सी अंतिम थी? घटनाओं को क्रम में लगाना है कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी बाद में हुई है। तो मोपला विद्रोह है, खिलाफत आंदोलन है, होम रूल आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत चर्चित है, 1919 में हुआ है। और खिलाफत आंदोलन हम जानते हैं। खिलाफत आंदोलन अच्छा, अगर तिथियों की बात करें तो ये 13 अप्रैल को हुआ था। और खिलाफत आंदोलन हुआ था 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर 1919 को। और होम रूल आंदोलन होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो सबसे अंतिम घटना कौन सी होगी? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह यहाँ पे सबसे अंतिम घटना होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, ये सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। पर्वत, कौन सा पर्वत कौन से देश के अंदर है? किलिमंजारो बहुत ही फेमस है, तो ये तंजानिया में हम जानते हैं। और इसके अलावा जो ट्यूबकल है वो मोरक्को में है। ट्यूबकल मोरक्को में है। और स्टेनली स्टेनली है
युगांडा में, और एक बचा होगा तो ये अल्जीरिया में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ए मिल जाएगा 3 से, बी मिल जाएगा 1 से, सी मिल जाएगा 4 से, और डी मिल जाएगा 2 से। अब नेक्स्ट है, सूर्य प्रश्न को सूर्य साइकिल से मिलाना है। व्याधि मतलब रोग दिए गए हैं और उनके कारक दिए गए हैं कि ये रोग किस कारण से होते हैं। तो पहला है पेप्टिक व्रण, किससे होता है। डेंगू किससे होता है। फील पाँव और मलेरिया किससे होते हैं। और इनके ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो पेप्टिक वर्ण है, पेप्टिक वर्ण अल्सर को कहते हैं। इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, अल्सर। तो ये होता है जीवाणु से। जीवाणु से होता है। यहाँ पे दो विषाणु के ऑप्शन दिए गए हैं जबकि। और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है। आप इसी के हिसाब से इसको कर सकते हैं। डेंगू विषाणु यानी वायरस से होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी विषाणु दे रखा है, ये भी विषाणु दे रखा है। लेकिन जो मलेरिया है और डेंगू को मिला के आप यहाँ पे ऑप्शन सी टिक किया जा सकता है। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। इस तरह से यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। इनमें से या तो ये जीवाणु होगा या ये जीवाणु होगा। एक जीवाणु होना चाहिए। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। दूसरा है एक राज्य की विधानसभा में चालीस कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। दोनों, एक और दो, दोनों बात सही हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए। 10 फरवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, या फिर 1 फरवरी, या फिर 2 फरवरी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना के रूप में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है। मतलब इसका नाम बदल दिया गया है। जो एमडीएम योजना है उसको बना दिया गया है अब पीएम पोषण योजना। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2021। 2021 से इसका पुनर्नामित किया गया है, नाम चेंज कर दिया गया है। और 28वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य किया गया है तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो दोस्तों, क्या होना चाहिए इसमें इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक। केवल एक इसका सही आंसर होगा। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त कर दिया था। सिकंदर शाह ने कर दिया था, या फिर शमसुद्दीन शाह ने कर दिया था, हैदर शाह ने, या फिर जैनुल अब्दीन ने कर दिया था। तो इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन डी, जैनुल अब्दीन। जैनुल अब्दीन ने जजिया और गौहत्या को समाप्त कर दिया था। भारत के किस भाग में हंगुल नाम के हिरण नाम का हिरण पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचना संरचना और राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केवल एक सही है। वैश्विक सूचना संरचना और राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत और क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। और जबकि ये गलत है तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो या न्यूनतम दोहन हो, तो इस प्रकार का विकास कहलाएगा सतत विकास। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 बार क्वेश्चन है और काफी चर्चा में रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से दोहन संसाधनों का कि वो अगली पीढ़ी के लिए बचे रहें, यही सतत विकास है। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो ऑप्शन है गौतम अडानी को, नीरज पाटिल को, सुनील चोपड़ा को या फिर सैम डाल्टन को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुनील चोपड़ा को दोबारा दूसरी बार साउथ वॉर्क के लंदन बरो और बरो का मेयर चुना गया है। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में हमको लगाना है। पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति, दूसरा है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, और अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो ये किस क्रम में हुई घटनाएं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, हम जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को। और फिर क्या हुआ, फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950, सॉरी। तो इस तरह से मतलब ये आ जाएगा इसमें। फोर, प्रथम बैठक पहले हुई, फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, और फिर इसकी डेट रखी गई अंगीकृत और अधिनियमित करने की, और प्रारंभ भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि लास्ट में सबसे। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। और पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, और 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई। और जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है। तो दोस्तों इसमें पहला सही नहीं है, ऑप्शन ए। फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंटाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स के लगभग अपना 2/3 हिस्से का अपना स्थान रखेंगे। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2030 तक नहीं है, ये 2027 तक है, ये लक्ष्य 2027 तक। नेक्स्ट है, कवित्री और पुस्तक उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आप देख सकते हैं दयाबाई है विनय, जो दयाबाई ने लिखी है विनय मलिका। सहजो बाई ने रचना की है सहज प्रकाश की। और सोन कुमारी ने स्वर्ण बेली की कविता, या फिर गंगाबाई ने गणेश देव लीला। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे भी सही नहीं पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे पूछा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। दयाबाई ने लिखी है विनय मलिका, और सहजोबाई ने सहज प्रकाश, और सोन कुमारी ने स्वर्ण बेली की कविता। ये तीनों ठीक है, लेकिन गंगाबाई ने गणेश
देवलीला नहीं लिखी है। और नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें सही पूछा है कि कौन सा सही है। तो वह 1611 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था और वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है 1611, वो 1611 में नहीं आया था, 1608 में आया था। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और अ, लेकिन वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये बात सही है। तो केवल ऑप्शन दो सही हो जाएगा, केवल दो, ऑप्शन डी। इनको कालक्रम के हिसाब से लगाना है, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव और माधव राव फर्स्ट को। इनका क्रम की इनमें से कौन पहले आए और कौन बाद में। तो दोस्तों इसका सही क्रम है ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक, 1713 से 1720 तक। और बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 और माधवराव फर्स्ट जो थे वो थे 1761 से लेके 1722 तक। और नारायण राव 1722, सॉरी 1772, सॉरी, और 1772 से 1773 तक ये थे। तो इनका क्रम सीधा सीधा यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सॉरी फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड थर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रेगिस्तानों पर विचार कीजिए। सबसे उनके आकार के क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे छोटे से लेके और सबसे विस्तृत तक। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो सहारा मरुस्थल है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सबसे छोटा हमको पहले देखना है, तो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा ये होगा। और फिर इसके बाद है जो गोबी मरुस्थल है, वो दूसरे नंबर पे आएगा, गोबी का मरुस्थल। और फिर अरेबियन मरुस्थल, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा या कौन सी निर्धनता का प्रकार है। पूर्ण या फिर परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक निर्धनता, या फिर प्रकार्य निर्धनता। तो इनमें से कौन कौन से इसके प्रकार हैं, निर्धनता के प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पे केवल पूर्ण या फिर परम निर्धनता ये एक निर्धनता का प्रकार है, और सापेक्ष निर्धनता ये एक निर्धनता का प्रकार है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल एक और दो। वैदिक कालीन वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दो कौन अधिकारी होता था। जुआ विभाग का प्रधान, या फिर राजस्व कर जमा करने वाला, या फिर समाचार पहुंचाने वाला, या फिर जंगलों का प्रधान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व कर जमा करने वाला। भाग दो जो होता था वो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 42वां है, कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, मातृ मृत्यु दर तथा जन्म जात मृत्यु दर। जननी सुरक्षा जननी सुरक्षा योजना से हमें कंफ्यूज नहीं करना है, मतलब हमें लगता है कि जननी सुरक्षा से केवल मातृ मृत्यु दर में कमी करने के लिए नहीं, मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर दोनों में कमी करने के लिए ये योजना है, जननी सुरक्षा योजना। और क्वेश्चन नंबर 43 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा गया था। तो वीरांगना रेजिमेंट रखा था, या फिर झांसी रानी झांसी रेजिमेंट रखा था, रानी भवानी रेजिमेंट रखा था, या फिर भारत माता रेजिमेंट रखा था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट उन्होंने रखा था महिला रेजिमेंट का नाम। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है।
लेटराइट मिट्टी के बारे में कथन दिए गए हैं। यह मिट्टी उच्च तापमान पर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, या फिर यह मिट्टी इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी केवल एक। यह मिट्टी उच्च तापमान पर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अजीजुद्दीन खान ने। अजीजुद्दीन खान ने इनका अनुवाद किया था। 46वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। और कारण, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों बातें सही कही गई हैं, कथन भी और कारण भी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। पोषक स्तर बनते हैं। पोषक स्तर किस किस से बनते हैं? केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, या फिर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। तो वेल नोन है कि खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से पोषक स्तर बनते हैं। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन। संघीय बजट 2023, जो यूनियन बजट 2023-24 आया है, योजनाओं के अनुसार आवंटन में उनको कौन सा कथन सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती की गई है, या फिर पिछले वर्ष की तुलना में जल में जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, दोनों एक और दो, या फिर केवल एक, या फिर केवल दो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ना तो ऑप्शन एक और ना ही दो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही कथन गलत हैं। क्योंकि 2023 के जो 2023-24 का जो बजट है, मनरेगा में अधिक कटौती आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में की गई है, और जबकि जल जीवन मिशन से अधिक वृद्धि रिफॉर्म लिंक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में की गई है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। 49वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, या कौन से सही है? तो अ, पंचायती राज के तीन स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक। सिफारिश जो पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति ने प्रतिवेदन दिया था, उसमें ये सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज के तीन स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन बी केवल एक सही आंसर है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही क्रम है, ये हमें बताना है कि कौन लोग पहले आए आक्रमणकारी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी सबसे पहले आए, फिर सकाय और फिर कुषाण आए। इन तीनों के क्रम में यूनानी सबसे पहले आए, शक फिर कुषाण। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांसिस वासियों को, दूसरा हॉलैंड वासियों को, तीसरा ब्रिटेन वासियों को, और चौथा स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर कौन सा होना चाहिए इसके आपके हिसाब से? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्पेनिश एवं अमेरिकन।
स्पेन और अमेरिका वासियों को फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने के विकास का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन डी। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कौन से सन तक धूम्रपान मुक्त होना है? तो ये हमें बताना है। 2029 तक, 2030 तक, 2024 तक, या फिर 2025 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। सभी जानते हैं नामीबिया से चीते लाए गए थे 8। और कारण, चीतों की आबादी को सुधारना भारत का लक्ष्य है। तो यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए? तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे अभिकथन फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया है और चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान और संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? राजभाषा भाग 17 में दी गई है, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में दिया गया है और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में दिया गया है, लेकिन अधिकरण भाग 11 में नहीं दिया गया है। भाग ये दिया गया है 14A में। 14A में अधिकरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका, या फिर पंचायती राज आयोग? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। और 56वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, जनसंख्या के सिद्धांत और सिद्धांतों के प्रतिपादक दिए गए हैं। तो पहला है उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अब समायोजन सिद्धांत और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, और अगला है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किस किसने दिए हैं, ये हमें मिलान करना है। तो दोस्तों इसका है ऑप्शन डी। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत दिया है एडविन कैनन ने। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत दिया है एडविन कैनन ने। और सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत दिया है हेनरी जॉर्ज ने। और जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है वो दिया है थॉमसन ने। और जो लास्ट बचा जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, ये दिया है माल्थस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, या फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विश्व सामाजिक संरक्षण, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सी रंगराजन, विमल जालान, या फिर रघुराम राजन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी रंगराजन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, फॉर्म डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है, सी रंगराजन। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम के द्वारा क्या परिवहन होता है? जल, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड, या फिर भोजन? तो पौधे में दो चीजें पाई जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इसमें से जाइलम जल का आदान प्रदान करता है, जल का परिवहन करता है विभिन्न भागों को। नेक्स्ट है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और छोड़ती है, उसे कहते हैं आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौज, या फिर जल विभाजक? वेटलैंड कहते हैं, वेस्टलैंड कहते हैं, वाटर रिजर्व कहते हैं, या वाटर शेड कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जल विभाजक, वाटर शेड कहा जाता है उस भौगोलिक इकाई। 61वां है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। संयुक्त अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की, अनुच्छेद यहाँ पे दिया नहीं हुआ है अनुच्छेद, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, आप देख सकते हैं 109। कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की बैठक
का संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो दो है वो सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। और ऑप्शन एक सही नहीं है, क्योंकि 109 के अंतर्गत नहीं होता, ये चीज होती है 108, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, 108 के अंतर्गत ये प्रावधान होते हैं। तो केवल दो केवल दो सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है 2030 तक जो प्राप्त करना है? लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख, या फिर अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। तो 2030 तक जो सतत विकास का लक्ष्य है, लैंगिक समानता, शून्य भूख और ये तो है, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सोनभद्र में स्थित है, या फिर बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, या फिर चंदौली में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है चंदौली में, ऑप्शन डी। चंदौली में ये स्थित है वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। दूसरा, राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, संचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल दो। केवल दो सही है, क्योंकि ये जो योजना है 2021 में शुभारंभ की गई थी, ना कि 2022 में, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो सही है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर है? 12वां स्थान, 9वां स्थान, 11वां स्थान और 10वां स्थान? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे पहला स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और दूसरा है चाइना का, और हमारे भारत का स्थान है इसमें 9वां, ऑप्शन बी, 9वां स्थान। एवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। दूसरा, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो इसमें कौन सा सही है? दोनों, एक और दो, या फिर केवल एक, या ना तो एक ना तो दो, और केवल दो? तो फ्रेंड्स ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में दोनों चीजें सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? यह हमें बताना है, वर्ष 2070 तक, 2045 तक, 2080 तक, या फिर 2075 तक? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2070 तक जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य रखा गया है। और कौन एक योजना और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन रू अर्बन मिशन 2015 में चलाया गया। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये 2017 में चलाई गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ये चलाई गई 2014 में। तो इनमें कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें ए सही नहीं है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन 2015 में नहीं चलाया गया, जबकि 2016 में चलाया गया, 2016 में। बाकी सब ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सही नहीं पूछा गया है, तो सही नहीं ये है। 69वां क्वेश्चन है 2022-23 के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? व्यवहार में गरीब के लिए गर्मा, गरीब और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना, या फिर गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना, या फिर गरीबों के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना? तो इसमें है ऑप्शन ए, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ये थीम है 2022-23 के गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा।
17वां क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस की आइलेट की बीटा सेल यानी बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो ये काफी फेमस है, सभी जानते हैं कि जो हमारा हम्म, अग्नाशय होता है उसकी लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी अगर जिसकी मात्रा अगर कम स्रावित होती है तो शरीर में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ने लगता है। यानी शुगर को कंट्रोल और रेगुलेट यही करता है इंसुलिन। नेक्स्ट है मिराते सिकंदरी, बुरहान मासिर, रियाजुल सलातिन और रियाजुल इंसा इंसा सॉरी। तो ये सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है, ये पुस्तक हैं और इनके विषय, ये किस विषय पर लिखी गई हैं ये हमें बताना है। तो जो मिराते सिकंदरी है, मिराते सिकंदरी ये गुजरात विजय पर लिखी गई है, गुजरात विजय पहले का चौथा। और बुरहान मासिर लिखी गई है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास पर, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास पर। तो ये दो। रियाज उल सलातिन, इसका विषय क्या है? बंगाल का इतिहास, बंगाल का इतिहास यानी कि पहला। और अब बचा एक तीसरा। तो इस तरह से इनका क्रम हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो ये किया जा रहा है हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? बायोडिग्रेडेबल वो चीजें होती हैं जो चीजें डिकम्पोज की जा सकती हैं आसानी से। तो मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र या फिर घरेलू अपशिष्ट, इसमें से कौन सी चीज बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कीटनाशक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते आसानी से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो इनमें ऑप्शन है आंसर ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवंशिक विविधता का रख रखाव रखा जाता है राष्ट्रीय उद्यानों में। जलीय पौधा जिसमें प्राय प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा है? ये है ऑप्शन बी, एजोला। इसका है आंसर ऑप्शन बी, एजोला। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये भी सभी जानते हैं, ऑप्शन सी, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा या फिर कानपुर? इन तीनों में G20 की जो बैठकें हुई थी वो कौन शामिल नहीं है चारों में से? तो ऑप्शन डी, कानपुर। कानपुर इसका सही आंसर है। बाकी आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में जो बैठकें आयोजित की गई। और भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा को अ, अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? तो इसका है ऑप्शन डी, 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए अनुमति रखी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठन द्वारा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ईएसए और इसरो के द्वारा, और रॉसकॉस्मोस और सीएनएसए के द्वारा, इसरो और नासा के द्वारा, ईएसए और नासा के द्वारा। तो निसार उपग्रह किसके द्वारा सम्मिलित रूप से करा गया है? इसरो और नासा के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो और नासा के द्वारा। कौन सा बंदरगाह सही सलामत नहीं है? मोंटेवीडियो उरुग्वे में है, जकार्ता चीन में, जकार्ता इंडोनेशिया में, और रोटरडम नीदरलैंड में। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जैसे कि हम जानते हैं जकार्ता इंडोनेशिया ये सही मैच है, रोटरडम नीदरलैंड ये ठीक मैच है, और मोंटेवीडियो उरुग्वे में है।
ये ठीक है, लेकिन इगारका चीन में नहीं है। इगारका जो है ये है रूस में। तो इसलिए ये मैच नहीं है सही से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित से कौन थी? ये हमें बताना है। उर्मिला सिंह थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, मीरा कुमार थी, या फिर सुषमा स्वराज थी। ऑप्शन सी ये भी वेल नोन क्वेश्चन है। मीरा कुमार पहली लोकसभा की महिला स्पीकर थी। और नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कौन सी नदी और सहायक नदी सुमेलित नहीं है? प्राणहिता महानदी की है, हेमवती कावेरी की, हेमावती मालप्रभा कृष्णा की, और मंजरा गोदावरी की। तो सही सुमेलित कौन सी नहीं है इसमें से? तो दोस्तों, ये जो प्राणहिता है ये महानदी की नहीं है, बाकी हेमावती कावेरी की है, मालप्रभा कृष्णा की है, मंजरा गोदावरी की है। जो प्राणहिता है वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गोदावरी की है ये, गोदावरी, ना कि महानदी की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। और 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित से किस नेता ने किया था? 1918 में जो संयुक्त प्रांत किसान महासभा गठित की गई थी, उसका गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। इंद्र नारायण द्विवेदी ने इसका गठन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन और यह उत्तर प्रदेश की योजना है? जैसे कि हम जानते हैं कि मनरेगा जो है वो सेंटर की स्कीम होती है, और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भी सेंटर की स्कीम है, और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये भी है। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो यूपी गवर्नमेंट की योजना है, गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि यहाँ मेरठ से इलाहाबाद तक बनाया जा रहा है, मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे। ये राज्य की स्कीम है, ना कि सेंटर की। तो नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। कौन सी बात इसमें से सही है? तो इसको गिरा माना जाएगा या फिर उन्नयन माना जाएगा? और दूसरा, इसकी जो एचडीआई है मानव विकास सूचकांक में रैंक 2020 के लिए 120 से गिरकर 2021 के लिए 132 हुई थी, ना कि 2022 के लिए। ये 2021 में हुई थी 132। तो ना तो ऑप्शन एक सही है, ना ही दो सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का विनाश, कीट नियंत्रण, आनुवंशिक आत्महत्याकरण, और परभक्षों का नियंत्रण। तो ये वेल नोन है। प्राकृतिक वास का अगर विनाश होता है तो जैव विविधता कम होने लगती है। यानी वन वगैरह को जब ज्यादा काटा जाएगा तो जो जैव विविधता है उसका ह्रास होगा, वो कम होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है मिसिसिपी, या कोलोराडो, या फिर रियो ग्रांडे, या फिर अमेजन? तो इसका ऑप्शन है, वैसे ऑप्शन जो कोलोराडो नदी है और रियो ग्रांडो दोनों ही ये सीमाओं पर स्थित हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक ही चुनना है। तो आप देख सकते हैं ये भी सीमा पर है और ये भी है रियो ग्रांडे। तो इनमें से कोई सा चुन सकते हैं। और नेक्स्ट है, कौन सा सही है? राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन एक, या फिर दोनों, एक और दो, या फिर हम्म, केवल दो? तो यहाँ पे ऑप्शन केवल एक सही है, राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। ये बात सही है। लेकिन जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं, हमीरपुर के पास मिलती है। ये हमीरपुर के पास मिलती है, हमीरपुर के पास मिलती है, ना कि प्रयागराज के पास। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन एक।
89वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? जीएसडीपी जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति दी गई है। 2023-24 के बजट अनुमानों के कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है या फिर 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है और राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इसमें से कौन सी चीज सही है? तो इसका है ऑप्शन ए सही। एस जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे को राज्यों की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया है? तो किस दोष की वजह से हटाया गया है ये हमें बताना है। मंत्रिमंडल की गोपनीयता का भंग करने के कारण, या फिर सेक्स स्कैंडल के कारण, या फिर टैक्स स्कैंडल के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन सी, टैक्स स्कैंडल के कारण, टैक्स स्कैंडल। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों द्वारा चैम्बर 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1909 के अधिनियम द्वारा। 1909 के, सॉरी, ऑप्शन ए है 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो 120 सदस्यों वाला चैम्बर था, उसकी व्यवस्था की गई थी। कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 80,000 करोड़ रुपए, और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89,155 करोड़ रुपए, और स्वास्थ्य शोध विभाग के लिए 9,155 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, अभिकथन किसी राज्य की सीमा को बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? ए सत्य है किंतु आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों सत्य हैं, या फिर ए गलत है आर सत्य है, और ए और आर दोनों सत्य हैं। तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है उसकी सही व्याख्या नहीं करता है कथन की। वैसे ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो रीजन है वो सही नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, और संसद को अपनी अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो इसमें हमें बताना है, केवल ऑप्शन दिए गए हैं केवल दो, ना तो एक ना तो दो, केवल एक और दोनों, एक और दो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों, एक और दो। दोनों कथन सही दिए गए हैं, एक और दो। सिवाना समुद्र और कलपक्कम, सिवाना समुद्र और कलपक्कम किस के लिए महत्वपूर्ण है? जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए, या तापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा के लिए, या फिर नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति के लिए? तो दोस्तों इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा। शिव समुद्र जो है, शिवाना समुद्र, ये कर्नाटक में, ये जल शक्ति के लिए है, और कलपक्कम ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए है महाराष्ट्र में। तो दोनों यहाँ पे इनका क्रम इस तरह से
ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। 97 क्वेश्चन है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, और यह है अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो इसमें कौन सा सही है यह हमें बताना है। दोनों एक और दो सही हैं, या फिर हम्म केवल दो सही है, और ना तो एक ना तो दो। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी, ना तो एक ना तो दो सदस्य, दो, कोई सा सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इसी अनुच्छेद मतलब ये वित्त आयोग अपनी सिफारिशों को संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ना कि नीति आयोग। तो कोई सा कथन इसमें सत्य नहीं है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? चकेरी उत्तर प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, तुमकुर कर्नाटक में, या फिर कोयम्बटूर तमिलनाडु में? कहाँ पे हुआ था ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, तुमकुर कर्नाटक में। तुमकुर कर्नाटक में ये हुआ था भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन। 99 क्वेश्चन है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, दोनों एक और दो। हाल ही में चर्चा में रहा था कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, और लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है, ये ठीक है। तो दोनों एक और दो सही है। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, और पर्यावरण का संरक्षण करना, और अभी अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, या फिर समान नागरिक संहिता। इसमें से नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है, तो इसमें से कौन सा कथन है? इसमें होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण का संरक्षण, जो दोनों में ही समाहित है, मौलिक कर्तव्यों में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी। 102वां क्वेश्चन है, कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, और या फिर स्त्री निधि योजना? इनमें से कौन सी योजना यूपी से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो योजना है वो है अनूठी उपहार योजना। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी मातृशक्ति उद्यमिता योजना है हरियाणा से संबंधित, हरियाणा। और कौशल्या मातृत्व योजना है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये। और स्त्री निधि योजना है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा पे कौन सा स्थित है ये हमें बताना है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पश्चिमी जो है इसका जो स्थल, वो है सुतगान सुत कागमेडोर, जो बलूचिस्तान में है। और ये रहा। तो और आलमगीरपुर हमारे ये पूर्वी में है, पूर्व, जो कि मेरठ के आसपास पड़ता है, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर। और जो मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर में जो उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो दायमाबाद जो महाराष्ट्र में वो करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आलमगीरपुर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, या फिर वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए, या फिर रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए। तो जो बीओडी होती है वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए होता है, बीओडी निकालते हैं।
और 105वां है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरूदबुज जानवर। ये तो वेल नॉन है, जीरो पल्स बोलते हैं इन्हें हम। और भारत की नदियां और उद्गम स्थल इनका मिलाना है हमें। यमुना हम जानते हैं यमुनोत्री से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। तो इस तरह से हम इन दो के आधार पर पूरा मैच कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। ए का 4 और बी का 3, सी का 2। गोदावरी नासिक ये जानते हैं, और महानदी सिहावासी। 107वां है, दर्रे हमको मिलाने हैं, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। माना दर्रा, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है जानते हैं, तो ये गलत हो गया। नीति उत्तराखंड में ठीक है। दिखू ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भी गलत है। तो नीति दर्रा यहाँ का ऑप्शन बी सही हो गया, उत्तराखंड में। उत्तराखंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो जिस संगठन के लोगों ने बम फेंका था, अ, वो थे अनुशीलन समिति के लोग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। और आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन सकते हैं। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन डी, दोनों ही सही है। जनसंख्या वृद्धि पर आर्थिक विकास पड़ता है, आर्थिक विकास का प्रभाव पड़ता है, और आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और नेक्स्ट है 110वां। ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं, SDG 10, SDG 13, SDG 14 और 15, ये किससे संबंधित हैं, इनका क्रम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन सी, ए का 3, यानी SDG 10 जो है वो है असमानताओं में कमी लाने से संबंधित। SDG 13 जो है वो है हमारा जलवायु क्रिया से संबंधित। SDG 14 है हम्म, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही था। और कौन सा युग्म सही सुमेलित है। वैसे इसका पतंजलि, न्याय, गौतम और मीमांसा दर्शन जो थे कान्व या कणाद ऋषि से संबंधित थे, और उत्तर मीमांसा कपिल ऋषि से संबंधित। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। न्याय, न्याय दर्शन जो था गौतम ऋषि से संबंधित था। खरीदादार कौन होता था। खरीदादार होता था जो अधिकारी हिसाब किताब में प्रवीण होता था। खरीदादार किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी मिलती है, ये भी वेल नोन है। देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, तब ये गंगा कहलाती है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ऑप्शन है ज्या द्रेज, एडम स्मिथ। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल ने लिखी है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21, ये किससे संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से, या फिर सतत पर्यावरण शिक्षा से, सतत विकास से। तो वेल नोन है, सतत विकास से संबंधित है ये एजेंडा 21। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिवहन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ब्याज भुगतान 20%, करों और शुल्कों से राज्य की भागीदारी 18%, सब्सिडी 9% और रक्षा व्यय 8%। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। सब्सिडी 9%, क्योंकि सब्सिडी 7% की बात की गई है बजट में। सब्सिडी 7%, ऑप्शन सी सही है, मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, ये हमें बताना है। तो ये बनाया गया था 1974 में। ऑप्शन सी 1974 में। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है। केवल 4 का, ये जानते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, बायां मतलब हाँ, निलय और अलिंद करके। बायां निलय, दायां निलय, ये सब जानते हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है ओनेस्टक, ड्रोनेस्टर। और
भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंक्तियों वाला कमल है और प्रतीक चिन्ह की 7 पंक्तियां 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती हैं। दोनों ही सही है। ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, दोनों सही है। पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। कौन सी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? आईएनएस वागीर को। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन कौन सा नहीं है इसके बारे में? ये कथन सही है। और यह ग्राम स्तर की सभा है, ये भी कथन सही है। लेकिन बी जो है ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इसकी शक्तियों का निर्धारण जो राज्य का विधानमंडल होता है वो करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने इस रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? 149। 2 फरवरी 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में किस देश ने केंद्रीय बैंक से अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए सही आंसर होगा हमारा। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? लोटिक पारिस्थितिक तंत्र वो होते हैं जिसमें पानी चलता रहता है, और पानी चलता रहता है नदी में। तो नदी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? प्राकृतिक प्राकृतिक रेशम का घटक है नाइट्रोजन, जबकि कृत्रिम जो रेशम बनता है उसका घटक नाइट्रोजन नहीं होता। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन समुद्री शैवाल से प्राप्त होती है, जानते हैं हम सभी। और राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। और अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 403 सीट है, 403। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें सही दी गई हैं। दोनों एक और दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है झील और देश। झील और देश कौन कौन से मिले हुए नहीं है? तो मराकायबा माराकायबा वेनेजुएला में है, ये ठीक है। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में, बैकाल रूस में है, ये सब ठीक है। और ओनेगा जो है वो कनाडा में नहीं है, वो है रूस में। रूस में है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, सॉरी बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, ठीक है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, ये थी हुमायूं की पत्नी। और शाहतुर्खान इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये ठीक है। तो सही नहीं था ये इसमें, ऑप्शन सी। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर वन में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में तीन शीर्ष 3 स्थानों पर है? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। डीकन विश्वविद्यालय के बारे में है। यह एक स्वतंत्र परिषद के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, ये सही बात है। ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जिसको अभी भारत में परमिशन मिली है, और इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। नहीं, ये गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जा रहा है, तो ये गलत है। तो केवल एक हो जाएगा आपसे आंसर। कौन सा नोबल गैस नहीं है? आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जीनोन वगैरह ये सब हैं। और ये एक्टिनियम यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक हैं अनुराधा राय। अनुराधा रॉय। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, और एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो इसमें दोनों सही हैं। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो वो है क्रिस हेपकिंस। चरक संहिता कितने चरक संहिता में कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? तो 60 अध्याय और 8 खंड, या फिर 120 अध्याय और 8 खंड, 100 अध्याय और 5 खंड, या फिर 80 अध्याय और 7 खंड, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। 120 अध्याय और 8 खंड।
भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये है हमारा ऑप्शन डी, जामनगर में। जामनगर। और दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाई और विक्षेपित होने का क्या क्या कारण है? कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो डिप्थीरिया से जो टीका बचाता है वो है टॉक्सोइड टाइप का। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित होता है राष्ट्रपति को, ये वेल नोन है। कौन सा कीट भक्षी पौधा है इनमें से? निक्टेथिंस, निलुम्बू, निकोटोनिया या फिर नेपिथिंस? नेपिथिंस है। कौन सा mRNA आरएनए वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड 19 संरक्षण के विरुद्ध किया जाता है? तो ये दे रखे हैं सिनोवैक, नो नोवावैक्स, मॉडर्ना या फिर स्पुतनिक। तो दोस्तों ये चारों ही वैक्सीन है अलग अलग देशों के द्वारा विकसित की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉडर्ना। मॉडर्ना आरएनए बेस्ड है, जबकि स्पुतनिक 5 जो है वो वायरल वेक्टर टीका है, वायरल वेक्टर। स्पुतनिक 5 वायरल वेक्टर है। और नोवावैक्स जो है ये अमेरिका का है। ये प्रोटीन आधारित टीका है नोवावैक्स, ये प्रोटीन आधारित। और सिनोवैक जो है वो चीन द्वारा विकसित है, निष्क्रिय वायरस टीका। और कौन सी हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको सूंघने पर आदमी हंसता ही हंसता है। भारत में जनसंख्या का कार्य सर्वप्रथम जनगणना का कार्यक्रम सर्वप्रथम किया गया था 1881 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन सा सही नहीं मिला हुआ है? तीसरी अनुसूची में सफल प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं, ये सही है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता दी गई है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, बिल्कुल ठीक है। और 9वीं अनुसूची में राज्य सभाओं का राज्य राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, नवीं। और जबकि नवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? विशिष्ट अधिनियम दिए गए हैं, कुछ विशिष्ट अधिनियम। 148वां है, इसमें हमें बताना है प्राकृतिक स्थल और वर्तमान स्थान से मिलान करना है, कौन सा कहाँ पे है। तो दोस्तों इनका क्रम है, ये जो डीडवाना है राजस्थान में है, यहाँ से हम मिला सकते हैं हिंट के रूप में। डीडवाना राजस्थान में है, और गुड़ियाम है तमिलनाडु में, और जो ईसमपुर है वो कर्नाटक में है। एक बचा नेवासा, नेवासा है महाराष्ट्र में। इसके हिसाब से हम इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता की नाटू नाटू काफी फेमस गीत है ट्रिपल आर मूवी का। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा है MM कीरवानी ने। MM कीरवानी ने। और निम्नलिखित में कौन सा एक विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह का आरंभ कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन, इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि मेरठ 10 मई क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये ठीक है। बैरकपुर 29 मार्च 1857, ये भी ठीक है। और झांसी में जून में शुरुआत हुई थी, जून में, जून 1857 में। और लखनऊ में हुई थी 30 मई को। 30 मई को ये कोई हुआ था। तो यहाँ पे ए और बी दोनों में कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये 150 क्वेश्चन थे, सारे हमने यहाँ पे मैच किए हैं। और ये इसमें प्रयास किया गया कि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्यूरेट रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको मैच कर सकते हैं दूसरे स्रोतों से। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहें हमारे चैनल स्टडी पर। थैंक्स।